कक्षा 10 में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में जो लेसन है हमारा, उसमें चोल वंश लेके अपन एक और बिंदु लेके हाजिर हैं। आज पढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश जो था, उससे पहले हमने चोल वंश से पहले जो पिछले वीडियो था उसमें हमने पाल, राष्ट्रकूट तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम दक्षिणी भारत का जो प्रमुख वंश है चोल वंश, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस लेसन में शुरुआत में हमने उत्तर भारत के जितने भी शासन राय राजा रहे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा अध्ययन दक्षिणी भारत के बारे में करते हैं। तो पहला जो वंश है वो है चोल वंश। चोल वंश प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक है। तो दक्षिण भारत के 3 राज्यों में से एक है चोल वंश। 2 अन्य राज्य थे, पांड्य और चेर जो था उसका शासनकाल केरल में रहा है। राज्य के निवासी यानी चोल वंश के राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र कहा जा सकता है चोल वंश के उद्भव का। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को बढ़ावा दिया। इसका एक उदाहरण है तिरुवल्लुर की रचित पुस्तक कुरल, तमिल में रचित है और बहुत बड़ा साहित्य की रचना है ये। इसके बाद इसके चोल वंश के राजाओं की बात आए तो करिकाल का लगभग 100 ईस्वी में चोल वंश का एक राजा हुआ था जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। इसने सिंहल युद्ध किया। युद्ध बंदियों से नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। यह चोलों की राजधानी को उरकपुर से कावेरीपट्टनम ले गया। इसके बाद प्रांतक प्रथम जो आता है उसने पल्लवों के साथ युद्ध होता है उसका, और पल्लवों की शक्ति को नष्ट किया उसने, और राजधानी मथुरा, पल्लवों की राजधानी, पांड्यों की राजधानी मथुरा पर उसका अधिकार हो गया। चोल राजा, ये चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है राजराज प्रथम। इसने मद्रास, मैसूर, कूर्ग और श्रीलंका तक पे अधिकार कर लिया था और ये दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। पूरे दक्षिणी भारत पर इसका संपूर्ण अधिकार था राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी जो थी तंजौर, उसमें एक भगवान शिव का मंदिर बनवाया जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और उसको वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम के पुत्र था राजेंद्र प्रथम 1016 से 1044 ईस्वी के पास आज के समय। तो उसके पास, राजेंद्र प्रथम के पास विशाल नौसेना थी। इसकी सेना ने, राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा, बिहार को पार करते हुए गंगा नदी के तट तक पहुंच चुका था। गंगा नदी के तट तक वो विजेता हो चुका था, यानी दक्षिण भारत से निकल के उत्तर भारत में वो गंगा नदी के तट तक को जीत चुका था। और इसी गंगा नदी के तट का विजेता होने के कारण उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि गंगे कोंड की उपाधि धारण करने वाला चोल वंश का राजा कौन था? तो उत्तर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद जो उत्तरवर्ती राजा थे चोल वंश के, वो कमज़ोर थे और उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार के युद्ध में राजेंद्र कुलोत्तम प्रथम जो था वो विजेता रहता है और वो शासन पर विराजमान होता है। लेकिन राजेंद्र प्रथम जो था उसके माँ जो थी वो तो चोल वंश की राजकुमारी थी और पिता जो था वो चालुक्य वंश से था। इस कारण से यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है। चोल चालुक्य वंश का प्रारंभ होता है और इस वंश ने 40 वर्षों तक शासन किया। अब बात करते हैं चोल प्रशासन की। तो चोल प्रशासन जो था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था, यानी वर्तमान की जो ग्राम पंचायत प्रणाली होती है उस पर आधारित था। प्रशासन को सुविधाजनक दृष्टि से 6 प्रांतों में बांट दिया गया था जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के जो उप विभाग थे, मंडलम जो बंटा हुआ था वो कोट्टम के उप विभाग नाडु कहलाए। नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे, यानी 6 प्रांतों में बंटा था। मंडलम के कोट्टम, कोट्टम के नाडु, कुर्रम और ग्राम। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर और नगर की सभा को नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि जो तो ग्राम के जो प्रतिनिधि थे, जो शासन की भागीदारी या शासन में प्रमुख थे गांवों से, उनका नियमित निर्वाचित होते थे वो। प्रत्येक मंडलम के स्वयं के निर्णय लेने की छूट थी। प्रत्येक मंडलम को स्वायत्तता थी, कहने का मतलब।
लेकिन राजा पर नियंत्रण करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। कर की बात करें तो भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था। किसान को लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्रा में दिया जा सकता था। और चोल राज्य में एक जो सोने का सिक्का था कासू कहलाता था। कासू यानी सोने का सिक्का चोल वंश में 16 अंश का ये होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जांची बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की और नहर प्रणाली का विकास भी इन्होंने किया था। चोल कला की बात करें, चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया, यानी द्रविड़ शैली को आगे बढ़ाया, जिसमें द्रविड़ शैली की खासियत होती है वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, स्तंभ, पिल्लर जिनको कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली के उदाहरण, द्रविड़ शैली से ये उद्भव में आए हैं। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, पहले पढ़िए इसके बारे में, द्रविड़ शैली का शानदार नमूना है। दक्षिणी भारत में नहरों का विकास जो है वो चोलों ने ही प्रारंभ किया था। चोल मंदिरों को अगर देखने की किसी में है, चोल मंदिर अगर देखने हैं तो चिदम्बरम और तंजौर के जो मंदिर थे वो सर्वोत्कृष्ट चोल कला के उदाहरण हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी इसी चोल युग में प्रारंभ होता है। चोलकालीन समाज की बात करें तो चोल राजा शिव को मानने वाले थे। राजा धीराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ के भी प्रमाण मिलते हैं। समाज में स्त्रियां संपत्ति की अधिकारी थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।